दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। हमेशा जीवन में सकारात्मक सोचिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं और नतीजे हर रात आपको हम दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज भी बड़े मुद्दे, अहम मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके बारे में आपके साथ चर्चा भी की जाएगी और उन पर पोल के माध्यम से आपने जो उत्तर दिया है, जो वोट दिया है, वो प्रतिशत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़े बड़े मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं। पहला मुद्दा ही बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे जंजीर की कैद में कैसे जकड़ी हुई थी एक हिंदू जनजातीय महिला। आसाम की ये खबर है, कैसे एक जिहादी ने उसे जंजीर में जकड़ के रखा, 12 साल तक कैद रखा, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला। उसकी दास्तां वो अब जाकर आजाद हुई है। हिंदूवादी संगठनों ने उसकी जान को बचाया है। उस हिंदू महिला की जान को बचाने के पीछे बहुत मेहनत लगी है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे निशाने पर महाकुंभ कैसे आ गया है। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये क्या कहूं, इसको जिहादी भी ना कहें, इसको कहेंगे एक पिल्ला। ये है एक ऐसा जोकर पिल्ला जो लगातार प्रयास कर रहा है भारत को डराने का, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, होने जाने वाला नहीं है। लेकिन किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि इसने योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। इसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा, आतंकी चलाएंगे अब सरकार, ये भी, इसमें भी आगे बढ़ते हैं। और देश के नक्शे का अपमान, ये मुद्दा भी आपके लिए जो है लेकर आएंगे। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स हटाते हैं और तमाम मुद्दे जो आपके लिए लेकर आया हूं मैं हर बार की तरह, उसमें से सबसे पहला मुद्दा असम का है। असम के कछार जिले से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला को पिछले 12 सालों से बंधक बना रखा था। महिला जनजातीय समुदाय से आती है। उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांधी गई थी ताकि वो भाग ना सके। उसे इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। घटना को अंजाम देने वाले मुनाफ अली को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 महीने पहले स्थानीय लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जो है वो जानकारी दी थी कि मुनाफ अली के घर में हिंदू महिला रह रही है। कहा गया कि महिला के पैरों में जंजीर बांधकर उसे मारा पीटा जाता है। जानकारी मिलते ही बजरंग दल के लोगों ने इसकी तस्दीक कराई तो मामला सही पाया गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। 5 बार प्रेग्नेंट हुई महिला पुलिस के जो मौके पर पहुंचकर पीड़िता को जंजीर से मुक्त कराया और मुनाफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के पैरों में बंधी जंजीर इतनी लंबी थी कि वह अपने कमरे के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच पाती थी। मुनाफ अली ने उसे डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया था, फिर उससे निकाह कर लिया था। अब वह महिला को उसकी पुश्तैनी जमीन अपने नाम पर करने का दबाव बना रहा था। आरोपी शख्स ने इन 12 सालों में पीड़िता से कई बार संबंध बनाए। इस दौरान उसने 5 बच्चों को भी जन्म दिया बेचारी ने। आपको बता दें कि यह महिला जनजातीय समुदाय की थी, यानी ट्राइबल महिला थी, और आरोपी एक जिहादी है। यानी कि जो लोग नारा देते हैं जय भीम जय मीम का, उनके लिए यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न है, और एक ऐसी उत्सुकता उनके अंदर आनी चाहिए कि वाकई ये जो बात कही जाती है सत्य है। क्योंकि ये झूठा, एक जिस तरीके से साथ एकता दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सच्चाई में किस तरीके से एक जिहादी एक ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार करता है, उसको जंजीरों में बांधता है, क्या इस बात का विरोध किया जाएगा, ये भी हम देखेंगे। मुनाफ अली ने पीड़िता को डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाकर निकाह कर लिया था। निकाह के बाद मुनाफ अली बार बार महिला को उसकी पुश्तैनी जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाता था कि भाई अपनी जमीन मुझे दे दो। पहले तो जनजातीय महिला को उसने बलात्कार किया, 12 साल तक कैद में रखा, जंजीर में बांध के रखा, 5 बार उसको प्रेग्नेंट किया, बच्चा पैदा करने की उसको मशीन बनाया, और उसके साथ साथ कहने लगा कि अपनी जमीन भी मेरे नाम कर। तो ये जनजातीय महिलाओं को ये सुरक्षित रहने के लिए इस कार्यक्रम में सबक लेना चाहिए। जब पीड़िता मना करती थी तो उसकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती थी। विगत 12 वर्षों में आरोपित ने पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस वजह से पीड़िता ने 5 बच्चों को बेचारी ने जन्म भी दिया। ये बच्चे अभी मुनाफ अली के भाई के कब्जे में हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुनाफ अली ने उसके साथ बहुत अत्याचार किया है। उसने उसका गला घोंटकर मारने का भी प्रयास किया था। पीड़िता का कहना है कि वह कहीं भाग ना जाए, इसके चलते मुनाफ अली उसके पैरों में जंजीर बांध कर रखता था।
एक दिन महिला ने शोर मचाकर अपने पड़ोसियों से मदद मांगी थी। पड़ोसियों ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया और आखिरकार ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। बजरंग दल के सदस्यों ने वैदिक अनुष्ठान से पीड़िता की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और ऐसे जिहादी का इलाज होना चाहिए। इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कम से कम 12 साल अगर इसने इसके पैर में जंजीर बांधी है तो कम से कम इसको 24 साल तो इसके पैरों पे बेड़ियां बांधी जानी चाहिए, इसके पैर में भी जंजीर बांधी जानी चाहिए। इसी पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर। जो हमने आपसे सवाल पूछा वो ये था कि जय भीम जय मीम पर खड़ा होता है क्या सवाल इस खबर के बाद? क्या हिंदुस्तान का विभाजन? चलिए, ये प्रश्न आपके लिए लगातार हर प्रश्न जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अब लेकर आते हैं और इस खबर पर भी हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन हर जो मुद्दा है उसमें एक प्रश्न आपके लिए पोल के माध्यम से जरूर रखते हैं और इसमें हमने प्रश्न पूछा जय भीम जय मीम पर खड़ा होता है क्या सवाल? 86% लोगों ने कहा हाँ, 14% लोगों ने कहा ना। अब बात करेंगे महाकुंभ की और खालिस्तानी आतंकी और जोकर पन्नू की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दिन पहले 3 खालिस्तानी आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद अब अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने योगी सरकार को बदला लेने की धमकी दी है। पन्नू ने प्रयागराज में आगामी महाकुंभ मेले में इसका बदला लेने का ऐलान किया है। उसने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद के साथ ही अलग खालिस्तान बनाने का राग भी अलापा है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए यह जहर उगला है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर खुलेआम निशाना साधा है। उसने कहा है कि यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्व का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। धमकी दे रहा है पन्नू ये जोकर। पन्नू ने महाकुंभ में 3 तारीखों पर बदला लेने की धमकी दी है। उसने 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या दूसरा शाही स्नान और 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी यानी तीसरा शाही स्नान की धमकी दी है। पन्नू ने तीनों मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। पन्नू ने 1991 के पीलीभीत एनकाउंटर का जिक्र करते हुए पंजाब की आजादी और खालिस्तान आंदोलन का पुराना राग आलापा है। पन्नू ने कहा है कि सिख नौजवानों को 1984 से लेकर सिंघू बॉर्डर पर निशाना बनाया गया है। सबसे पहले आप इस खालिस्तानी पिल्ले के पिपियाने का वीडियो देखिए। उसने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री आज एक बार फिर इस औलाद योगी दी सहमति नाल बेअंते दी औलाद भगवंत मान इन्हां दे हुक्मां ते 3 सिख नौजवान जिहड़े है वो झूठे पुलिस मुकाबले च मारे है। सिक्स फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। 3 तारीखां याद कर लो, 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ਤੇ 3 फरवरी 2025 ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ हुकूमत ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਯੋਗੀ प्रयागराज महाकुंभ मेले पहुंचणगे, इस दा जवाब दिता जाएगा। जड़ा तो हिला के रख दिता जाएगा इस हिंदूत्वा, इस अतवादी हिंदूत्वा नूं। और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदूत्वा अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। मसला केसरी ते खाकी दे विच लड़ाई दा है, मसला खंडे ते तरंगे विच लड़ाई दा है, मसला पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजादी दा है। संघर्ष 1984 का चलता पिया है। झूठे पुलिस मुकाबले लगातार जारी है। पहला सिख संघर्ष विच खाड़कू बना के, अज गैंगस्टर बना के, फिर शंभू बॉर्डर ते किसान बना के। इस दा हल है खालिस्तान, इस दा हल है पंजाब दी आजादी। ते यह महाकुंभ मेला 2025 सिक्स फॉर जस्टिस खालिस्तान दे झंडियां दे नाल जवाब देगी इस हिंदू अतवाद नूं जड़ों तो उखाड़ के। 3 तारीखां याद रखो, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी। इस हिंदू अतवाद का
जड़ां तो उखाड़ के रख देंगे। आपको बता दें कि सोमवार को पीलीभीत में पंजाब में ग्रेनेड हमले के आरोपी 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सोमवार सुबह यह कार्रवाई हुई। तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य थे। आपको बता दें उनके पास से 2 AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। इनकी पहचान गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह रवि और जसप्रीत के रूप में की गई है। गौरतलब है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी आतंकी और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी 6 मामलों की जांच कर रही है। पन्नू पर आरोप है कि वे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल हैं और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है। अमेरिका में रह रहा पन्नू पहली बार 2015 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया था, जब उसने सिख प्रवासियों के बीच रेफरेंडम 2020 का मुद्दा उठाया था। उसी दौरान पंजाब में खालिस्तान समर्थक एलिमेंट बढ़े थे, जिन पर रंगदारी और धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की हत्या का आरोप था। अब इस धमकी के बाद योगी के सबसे चर्चित अधिकारी सुरक्षा का मुआयना करने खुद ग्राउंड पर पहुंचे। जी हां, अमिताभ यश ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके बाद इस बारे में बयान भी दिया है। आप भी सुनिए। वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। शासन से लेकर पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, दिव्य रहे। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम कई स्तरों पर है। जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनको हर स्तर से उनको जांचा परखा जाएगा और मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपना बेस्ट फेस शो करेगी। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो बता दें। पीलीभीत एनकाउंटर से बौखला गया है क्या खालिस्तानी, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 97% लोगों ने कहा हां, 4% और 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि पीलीभीत एनकाउंटर से बौखला गया है खालिस्तानी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आए दिन अजीबोगरीब घटनाओं के कारण देश सुर्खियों में रहता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने खूंखार आतंकवादी को रिहा करने का फैसला किया था, जिसके बाद अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन असानारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया है। भारत के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन स्लीपर सेल की मदद से भारतीय सीमा के निकट जिहादी नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। इस आतंकवादी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के मामले में जेल में बंद किया गया था और अब इसे रिहा कर दिया गया है। पिछले महीने असम में इसी टीम से जुड़ी कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर इस आतंकवादी समूह के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका संबंध सीधा अलकायदा से है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। अब इस आतंकी राज पर मुहर भी लग गई है। हिंदुस्तान दहलाने की साजिश करने वाले नसीमुल गनी को वहां का नया गृह सचिव बनाया गया है। इसके पहले यूनुस ने एक आतंकी महफूज आलम को अपना प्रमुख सलाहकार बना रखा है। एक अन्य आतंकी पिंटू को भी जेल से छोड़ दिया गया है और अब उसे मंत्री बनाने की तैयारी है। इस तरह हिंदुस्तान का एक और पड़ोसी टेरर स्टेट बन चुका है। बता दें कि बांग्लादेश की एक अदालत ने हिंदुस्तान विरोधी अब्दुस सलाम पिंटू नामक आतंकी को जेल से छोड़ दिया है। पिंटू 2 दशक पहले वहां की सरकार में मंत्री था। इसी तरह आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर यानी HUT बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य नसीमुल गनी को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि पिंटू को भी फिर से मंत्री बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन थमा दिया गया है और थमा दिया जाएगा। जहां तक बात कहे ये नसीमुल गनी का सवाल है तो वह जमीर उद्दी की सरकार में निजी सचिव के तौर पर काम कर चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सहयोगियों में शामिल महफूज आलम के तौर भी आपको बता दें आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर HUT से जुड़ रहे हैं। पिंटू ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठन हुजी के लिए हथियारों की खरीद, भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करके हिंदुस्तान में आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाई थी। उस पर हुजी को हथियार मुहैया कराने, मदरसा छात्रों को हथियार और बम बनाने का प्रशिक्षण देने का आरोप है। खबरों की माने तो भारत में आतंक की साजिश रचने वाला लश्कर तैयबा भारत के पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ABT के साथ साझेदारी समझौता कर रहा है। उसने साझेदारी की भी है। असम पुलिस ने कई बार इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इन राज्यों में ये समूह कोई बड़ा हमला करने में अब तक तो असफल रहा है।
बता दें कि बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार थी, बांग्लादेश की धरती का उपयोग कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस लेवल पर नहीं हुआ था। इसलिए भारत सरकार ने भी बांग्लादेश का लगातार समर्थन किया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश की सियासी परिवर्तन के बाद भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश लगातार जारी है और एक और पड़ोसी देश जो है वो टेरर स्टेट बनता जा रहा है, लगभग बन ही रहा है। और ये मोहम्मद यूनुस किस बात का इनको नोबेल प्राइज मिला है, मुझे तो सोचकर भी हैरानी होती है। चलिए, ये खबर आपको हमने बताई, बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लगातार ला रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए और पोल के माध्यम से जो प्रश्न भी आपके लिए लेकर आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। बांग्लादेश का आतंक प्रेम हुआ जग जाहिर, 93% लोगों ने कहा हां, 7% लोगों ने कहा ना। दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बाकी रह गया है। इसी बीच दिल्ली के चुनावी दंगल में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ये तो साफ नजर आ ही रहा है कि दिल्ली के दिल में जगह बनाने के लिए इस बार टक्कर सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां कहीं और ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों पर फोकस कर रही हैं। जनता की अदालत में ये दोनों गुट आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर आरोपों की दुहाई और अपने दामन की सफाई करते नजर आ रहे हैं। क्या आरोप है और क्या है दावे, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग की एप्लीकेशन लगा रही है। हर एप्लीकेशन पर बीजेपी के पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। आम आदमी पार्टी ने सबूत के तौर पर एक एप्लीकेशन दिखाते हुए कहा है कि शाहदरा विधानसभा के लिए दी गई इन एप्लीकेशन में कहा गया है कि 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। इन सब की जांच करना तो मुश्किल है, लेकिन हमने रैंडम 500 की जांच की तो 372 लोग ऐसे मिले जो वहां रह रहे हैं। इस आरोप के साथ आम आदमी पार्टी का दावा है कि इनमें से अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के ही वोटर हैं। क्या कुछ दावा कर रही है आम आदमी पार्टी जनता की अदालत में, आप भी सुनिए। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। अब वोट काटने के आरोप में बीजेपी ने भी जनता की अदालत में अपना तर्क रखा है। आज जब 10 साल की निकम्मी सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया, कितने वादे पूरे किए। तो रिपोर्ट कार्ड के बदले आज फिर से झूठ का विक्टिमहुड कार्ड, ये वही है जिन्होंने कहा था कि आईबी रिपोर्ट आई है, हम चुनाव जीतने वाले। इन्होंने आरोप गडकरी जी पर, अरुण जेटली जी पर लगाए थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। तो झूठ बोलना इनका चरित्र बन चुका है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन तर्क वितर्क में कितनी सच्चाई है और किसकी बात से सजेगा उसके सिर जीत का ताज, इसका फैसला तो दिल्ली की जनता ही करेगी। जब हम इन आरोपों को लेकर जनता के बीच गए तो जनता ने भी अपना फैसला सुनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। जी हाँ, इसी को लेकर देखिए संजय सिंह ने जहां एक और संसद में यह मुद्दा उठाया, साथ ही अरविंद केजरीवाल भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शाहदरा विधानसभा में, जहां पर मेरे साथ कई महिलाएं हैं। देखिए, अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। आइए जानते हैं, यहाँ पर कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि पहचान पत्र से नाम हटाए जा रहे हैं, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है? मैम, मैं शाहदरा से, मैं शोभा देवी नाम है, मैं अम्बेडकर कैंप में रहती हूँ। यहाँ के बहुत महिला के, बहुत जेंट्स के नाम काटा गया है वोटर लिस्ट से। अब क्यों काटा गया, किस लिए काटा गया, ये तो नहीं बता सकती। बाकी सर्वे करने वाले इतना तक ले पूछे कि किसको वोट देते हो। जब वोट के नाम जैसे ले रहे हैं केजरीवाल का, चाहे कांग्रेस पार्टी को, ऐसी क्रोस मारा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है या किस लिए किया जा रहा है, ये तो जवाब मोदी जी देंगे, चाहे वही देंगे बीजेपी वाले लोग। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, पटना जिला।
तो क्या आपके घर में भी किसी का नाम कटा है वोटर लिस्ट? मेरे ससुर का कटा है, मेरे देवर का भी कटा है जी। आपका क्या कहना है, क्या ये वोटर लिस्ट से सही में नाम कट रहा है या फिर ये एक अफवाह है? किस लिए कट रहा है? यही कट रहा है कि मतलब जो पार्टी खड़ी होती है उसको वोट मत दो, हमें वोट दिया जाए। बाबू हमारे साथ तो अभी ना हुआ है, हमारा तो अभी चल ही रहा है। बाकी ये जो कर रहे हैं सब ने तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये अगर काट के फायदा इन्हें कुछ मिल ना रहा है, कहाँ हमारे लिए केजरीवाल कोई गलत नहीं किया है, बहुत बढ़िया किया है। कट गया है। किसका कट गया? मेरा ही कटा है, मेरे बच्चों का नाम ही चढ़ा नहीं, वोटर लिस्ट नाम ही नहीं है मेरे। आपका कट गया? आपका पहचान पत्र था? पहचान पत्र बनाए भरवाया हूँ, फार्म बन के आया नहीं आज तक। आधार कार्ड चारों बच्चों को, 2 लड़की हैं 2 लड़का है मेरे पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लग रहा है? कहाँ गड़बड़ होता है कुछ पता नहीं चल। जय हमारा पहचान पत्र बन गया है। पहचान पत्र बन गया है, तो फिर वोट देने जाओगे इस बार? वोट देने जाएंगे क्योंकि हमारा पहचान पत्र बना है, हमें तो वोट देने का अधिकार है। हमारा तो राशन भी बना नहीं है, 25 साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। रहते हैं? यहीं रहती हूँ मैं। यहाँ कहाँ? ये एम्बेटी कॉलोनी में पीछे रहती। हाँ 25 साल हो गए मेरे को रहते थे। हमारे घर से इतनी सारी वोट, राशन कार्ड के लिए कितना अप्लाई करा, राशन कार्ड नहीं बना। हमें राशन कार्ड कुछ फायदा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। इतनी महंगाई हो गई, हम तबीयत खराब होती, कमा नहीं पा रहे, तो हम कहाँ से गुजारा करेंगे बताओ। लड़का क्या कर रहा है? आपके लड़का का कट? हमारे लड़का 25 साल से ही ये जिंदगी बिता रहे हैं, सब बच्चे कहती है। हाँ ये तो गलत है, हाँ गलत है। ये क्या, ये इज्जत तो कमरा है पीछे। हाँ 331 है, सब कहीं रहने वाला। हमारा लड़का का कट गया, बहुत गलत कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं कि? बिहार से है। ये बात हकीकत है, खुद मेरे छोटे भाई का भी नाम कट गया लिस्ट में से। बाकायदे चुनाव आयोग से लेटर आया हुआ है मेरे पास कि आपके नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। ये हमारे पिताजी हैं श्री बिंदु सिंह, जिनका नाम काटने के लिए चुनाव आयोग से लेटर आया हुआ है। बिंदु सिंह, एड्रेस हमारा है 374 अम्बेडकर के झिलमिल इंडस्ट्री एरिया, नई दिल्ली। इतना ये हेल्पलाइन नंबर है, ये रिस्पॉन्स नंबर है। तो आपने सुना, हमारे साथ जो जितने यहाँ पे थे महिलाएं थी और कई पुरुष भी थे, जिनका कहना है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जा रहा है, पहचान पत्र से। और साथ ही उन्होंने लेटर भी दिखाया जो कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास आया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी ने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हो जिनके नाम काटे जा रहे हों। लेकिन इस पर देखिए कि संजय सिंह ने इस पर चुटकी भी ली और उन्होंने इस मामले को लेकर घेरा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं संगीता झा, दिल्ली। चलिए, दिल्ली चुनाव के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाई, जनता के मुद्दे आपको दिखाया और दोनों के बीच में, यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर आपको अवगत कराएंगे। बात करेंगे कांग्रेस के देश विरोधी चरित्र की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में भारत का गलत मानचित्र लगाया गया है। इसमें अक्साई चिन्ह और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चीन के लिए हमेशा खुली रहती है। कांग्रेस देश को तोड़ देगी, वे एक बार ऐसा कर चुके हैं और फिर वे ऐसा करेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक में जो भारत का नक्शा दिखाया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है। अब इस पूरे मामले पर घमासान जारी है, फुल मोड में जारी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी के पोस्टर्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन पोस्टर्स में भारत का जो नक्शा दिखाया गया है, उसमें कश्मीर और अक्साई चीन का हिस्सा गायब है। बड़ी बात यह है कि पोस्टर में जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भारत को जोड़ने में विश्वास नहीं, बल्कि भारत को तोड़ने में विश्वास रखती है। इसलिए ये भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है
जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि ये वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने अब जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है, भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाली शक्तियां। कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो, पर दरअसल इनकी नीयत केवल और केवल भारत तोड़ो की है। और आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन को चाइना में दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की है। इसीलिए जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाकर एक भारत, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात की गई, तो कांग्रेस ने 370 हटाए जाने का विरोध किया। सोनिया गांधी उस संस्था की को प्रेसिडेंट थी जिसे सोरोस ने फंड किया था, जो चाहता था कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। कांग्रेस ने बार बार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और चाइना का हिस्सा बताने का कुत्सित प्रयास किया है अपने अलग अलग वेबसाइट्स और लिटरेचर में। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार की बातें भी की है। दरअसल कांग्रेस का एजेंडा हमेशा भारत तोड़ो रहा है। वो एक संविधान की बात तो करते हैं, पर वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान भी लागू हो, इसलिए 370 हटाए जाने का विरोध किया। और वो बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पर हो, 370 पर हो। इलान ओमर जिसने कहा था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए, उसके साथ राहुल गांधी नजर आए। आज ये जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। भारत के टुकड़े टुकड़े करना, यही इनकी मानसिकता है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर। और अब जम्मू कश्मीर को ही भारत से हटा देना और पाकिस्तान को सौंप देना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की भी नहीं मानते, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो की बात करते। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है और ये लोग फिर से भारत को तोड़ना चाहते हैं। मालवीय ने कहा कि एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी, जो कश्मीरी स्वतंत्रता की वकालत करती हैं, ये महज संयोग नहीं है, बल्कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब इन आरोपों से पूरी तरह से बचती हुई नजर आ रही है। has a very big history of this country. Congress history is country's history. Congress has kept this country united. Whenever Congress is in power or not in power, it takes care of every section of the society. 100 years back on this day at 3 p.m., Mahatma Gandhi ji was being elected as the Congress president. On the same time, the Congress Extended Working Committee is going to start. This is not a extended working committee for the people, for the congressmen. It is a message for the country. ट्वीट नहीं देखा हूँ, ट्वीट देखने के बाद मैं कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। देश का जो प्रति इंच है वो हमारा भारत देश का है। उसमें कांग्रेस ने इस देश को स्वातंत्र दिलाया। ये बीजेपी वाले ने तो ये स्वातंत्र, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ये लोग क्या बात करता है, फिर भी मैं वो देखने के बाद कमेंट करता हूँ। कांग्रेस हैज फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री and many of our leaders, they have laid down their lives for the integrity and unity of the country, and we need not learn any lesson from BJP. Okay, we are the real inheritors of all the freedom fighters, and BJP fellows, their leaders,
whom they idealize, they were with the British. They were with all so-called British people. So they need not say or teach us the lesson of nationality and all other things. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस ने अपनी मंशा को स्पष्ट किया है कि वो देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय को बदलने का इरादा रखती है। ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने देश को विभाजित करने वाली राजनीति की हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ने बिना बोले अपनी मंशा जाहिर की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में एक नया बवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में गुरुवार को जिम से घर जा रहे 3 युवकों पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। खेड़ी लखा सिंह के पावर जिम से घर लौट रहे 3 युवकों पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस हमले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। बदमाशों ने युवकों को दौड़ा कर गोली मारी और ये देखिए, ये वो वीडियो है। मैं चाहूंगा फुल करके आपको ये पूरा वीडियो एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये हत्या का वो वीडियो है जहां पर कैसे ये हत्या इनके द्वारा की जा रही है। 50 से ज़्यादा फायरिंग मौके पर हुई, 50 से ज़्यादा राउंड्स चले। ब्लॉक रादौर के गांव खेड़ी लखा सिंह में जिम के बाहर 3 युवकों पर बाइक सवार नकाबपोशों ने ये ताबड़तोड़ फायरिंग की है, शुरू कर दी। जिसमें यूपी के शामली के निवासी पंकज मलिक, गांव गोलानी निवासी वीरेंद्र राणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनहेड़ी गांव के अर्जुन की गंभीर हालत में है। अर्जुन को उपचार के लिए गाबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को गैंगवॉर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश करीब 5 लोग थे जो 2 बाइकों पर आए थे। नकाबपोशों ने उस दौरान 3 युवकों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जब तीनों युवक खेड़ी लखा सिंह में बनी पावर जिम से बाहर निकलकर कार में बैठकर जाने लगे थे, नकाबपोशों ने तीनों युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 50 से ज्यादा फायर किए गए, जिससे मरने वाले युवकों का सीना पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी राजीव देशवाल भी गाबा अस्पताल में पहुंचकर स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। एसपी राजीव देशवाल ने बताया कि आरोपित उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। मेरे को सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब पता लगा ये भी यहाँ गोलीबारी हुई जिम के सामने। तो हाँ, जानकारी है, पड़ोसी है हमारे। कहाँ के रहने वाले? गोलनी की होगी, कोई 30-35 साल की उम्र होगी। नहीं, तो इसकी तो किसी की दुश्मनी भी थी इसके साथ। वो तो बहुत शरीफ लड़का, जिम में डेली जिम में आता था। अभी रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रार की खबर सामने आ रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब जंग की युद्ध की आहट भी दिख रही है। तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही दोनों देशों में धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन मंगलवार को पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत पर की गई एयर स्ट्राइक्स के बाद तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। ये इस साल दूसरा ऐसा मामला है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर हमला किया हो। इस हवाई अटैक के बाद अब तालिबान ने भी बदला लेने की धमकी दे दी है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर जंग हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। सैन्य ताकत की जो ग्राफिक्स हैं, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान की सेना हर मोर्चे पर कमजोर दिखती है। अब रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों की कुल संख्या 6.5 लाख से ज्यादा है। हवाई ताकत के मामले में भी पाकिस्तान भारी है। उसके पास 1400 से ज्यादा विमान है। टैंकरों की संख्या भी 3500 से ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के पास 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल भी हैं। नेवी की ताकत भी अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा है। 387 लड़ाकू विमान भी पाकिस्तान के पास हैं। अब अफगानिस्तान के पास क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। अफगानिस्तान की सेना की बात करें तो अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, कम नहीं है। इसमें अफगान आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस बल की संख्या भी है। अफगानिस्तान की वायुसेना के पास भी कोई खास ताकत नहीं है।
अफगानिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है उसके सैनिक प्रशिक्षित नहीं है। वायुसेना में तो उसकी ताकत बेहद ही कम है। लेकिन अब जब युद्ध होता है और आतंकवादी जब आते हैं, जिस तरीके से लड़ाई करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में भी अगर बात की जाए तो तालिबान का कोई सामी नहीं है, वो बहुत अच्छे से पाकिस्तान का बैंड बजा सकते हैं। अब अमेरिका अफगान मदद की बात भी आपको बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग $7 बिलियन मूल्य के सैन्य उपकरण छोड़े हैं। इसमें M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर, M16 राइफल और सेना के हथियार के साथ साथ सैन्य वाहन, नाइट विजन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। वहीं बताते हैं कि रूसी हथियारों का भी बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में है जो अब तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में है। बता दें कि लंबे समय तक अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस का बेस रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की सेना के पास इन आधुनिक हथियारों को चलाने के लिए दक्षता ही नहीं है, जिसके चलते ये हथियार बर्बाद हो रहे हैं। अब क्यों परेशान है पाकिस्तान, ये भी तो देखिए। अगर सेना ज्यादा है, वो सारी बातें तो है, लेकिन परेशान क्यों है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान हर मोर्चे पर कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल तालिबान के लड़ाके हमला करने में माहिर एक्सपर्ट्स हैं। जानकार बताते हैं कि तालिबान की सेना को उनके आंकड़ों पर जज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लड़ाकों की संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ती रहती है। जितने चाहिए उससे ज्यादा आ जाते हैं। तालिबान के पास छिपकर युद्ध लड़ने की कमाल की कला है। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। उनके पास AK-47 मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमला करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। अफगान तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि वे किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने सालों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें यानी अमेरिका को, रूस को अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। लौटने पर दोनों ये बड़ी शक्तियां मजबूर हो गईं। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है और ना ही आर्थिक क्षमता, ना वैसा दिमाग, ना वैसा दिल है जिससे वो तालिबान का सामना कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर स्ट्राइक्स के बाद करीब 15,000 तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का बैंड बजाने। सूत्रों के अनुसार लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और तालिबान ने अगर कह दिया तो जवाब दिया ही जाएगा, और पाकिस्तान को ये मूली गाजर की तरह काटने में एक्सपर्ट भी हैं। तो ये खबर थी पाकिस्तान की, और कैसे पाकिस्तान अब ऐसे उसने एक सांप को छेड़ दिया है कि अब वो डस के ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। ये विदेशी खबरें इसलिए जानने की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर अब ईसाइयों के साथ बुरा हो रहा है। बांग्लादेश में ईसाइयों के त्योहार से एक दिन पहले ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के 17 घर जला दिए गए। ये घटना बंदरबंद जिले के चटगांव पहाड़ी इलाके में हुई। पीड़ितों का दावा है कि जब वो अपने त्योहार के मौके पर प्रार्थना करने के लिए चर्च गए थे, तब मौके का फायदा उठाकर उनके घरों में आग लगा दी गई। ईसाई समुदाय के लोगों ने बताया कि इस घटना में उनका 15 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने कहा कि बुधवार दोपहर तक आगजनी के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा समुदाय के 19 परिवार बंदरबन के लामा सराय के SP गार्डन में रहते थे। ये गार्डन हसीना सरकार में बड़े अधिकारी रहे बेनजीर अहमद का बताया जाता है। 5 अगस्त के बाद बेनजीर अहमद और उनके परिवार के लोग ये इलाका छोड़कर चले गए थे। इसके बाद यहाँ त्रिपुरा समुदाय के 19 परिवार आकर रहने लगे। 24 दिसंबर की शाम जब सभी लोग त्योहार मनाने के लिए पड़ोस के चर्च में प्रार्थना करने गए तो उपद्रवियों ने खालीपन का फायदा उठाकर घरों को जला दिया। वहीं ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने बताया कि ये उनकी ही जमीन है। पहले इस इलाके का नाम तंगझरी पाड़ा था। इस पर बेनजीर अहमद के लोगों ने कब्जा कर लिया था और यहाँ का नाम बदलकर SP गार्डन कर लिया गया था। तो केवल हिंदू नहीं, अब ईसाइयों के साथ भी बुरा व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है, और वो बांग्लादेश बात करता है कि सभी के लिए अच्छा है, और ये एक इस्लामिक राष्ट्र बनता जा रहा है और कट्टरपंथी आतंकवादी राष्ट्र बनता हुआ हमें तो नजर आ रहा है, जहां पर ईसाई भी सुरक्षित नहीं है। और ये ईसाई जो कह रहे थे कि भाई एक बहुत बड़ा ईसाई मुल्क बनाएंगे वहां पर, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि देखिए कैसे आपके साथ धोखा हुआ है। उस अमेरिका के मुंह पर भी तमाचा है कि आपके लोग मारे जाएंगे।
चलिए, ये तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए। मुद्दे और भी थे, लेकिन आज समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी शिवमदत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।